रामपुर नाम के गांव में वामन और उसकी पत्नी सेजल रहते थे। उनके दो बच्चे थे, राजू और रीना। वो लोग बहुत ही गरीब थे। वामन दिन में ऑटो चलाता था और फिर शाम को अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करके फिर घर जाता था। वामन के दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत तेज थे और उसकी पत्नी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। सभी को सेजल के हाथों का खाना बहुत पसंद आता था। कुछ साल तक सब ठीक था। कुछ समय बाद वामन गलत संगत में पड़ जाता है और उसे उसके दोस्तों के साथ शराब पीने की आदत लग जाती है। पहले तो वामन हफ्ते में एक आध बार पी कर आता था, पर कुछ ही समय में उसे नशा करने की लत लग जाती है। अचानक से घर के जरूरत की चीजों के लिए जो पैसे थे वो गायब होने लगे। सेजल समझ चुकी थी कि वो पैसे वामन ही अपने शराब के लिए चुराता है। वामन पीकर जब घर आता तब सेजल उसे बहुत समझाती थी। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? रोज रोज शराब पीकर आ जाते हो। इससे बच्चों पर क्या असर होगा? क्या आपने कभी सोचा है? अगले महीने राजू और रीना की स्कूल की फीस भी भरनी है। आप कृपा करके पीना छोड़ दीजिए। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बहुत ही हानिकारक है। पर नशे में धुत वामन कुछ भी नहीं सुनता था। घर आकर बस सो जाता था। एक दिन वामन देर रात दारू पीकर घर लौट रहा था तो उसे रात के अंधेरे में सामने से ट्रक आता हुआ दिखाई ही नहीं देता और उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है। वामन को बहुत ज्यादा चोट आती है और कई जगह फ्रैक्चर भी होता है। इसी वजह से अब वो काम पर नहीं जा पाता और ना ही ठीक से चल पा रहा था। अस्पताल का बिल भरने के बाद अब उनके घर में 2 वक्त के खाने के भी लाले पड़ चुके थे। सेजल अब सोचने लगी कि वो मजदूरी के अलावा और क्या काम कर सकती है जिससे उन्हें कुछ थोड़े पैसे मिल जाए। तभी उसकी बेटी वहां आकर उससे, पता है, आज हमें स्कूल में फीस ना भरने की वजह से बहुत डांट पड़ी। सेजल अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी, इसीलिए वो रीना को कोई जवाब नहीं देती। तभी रीना उसे जोर से आवाज देती है, माँ, आप क्या सोच रहे हो? मैं कब से आपका आवाज लगा रही हूँ। कुछ नहीं बेटी, तुम कुछ कह रही थी, बोलो ना, क्या हुआ? अब मैं बच्ची नहीं रही माँ। पहले तुम ये बताओ क्या हुआ है और तुम क्या सोच रही थी। तुम्हें पता है ना बेटी, तुम्हारे पापा अब कोई काम नहीं कर पाते, तो मैं सोच रही थी कि कुछ समय के लिए जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक कोई छोटा मोटा काम कर लूं, जिससे थोड़े पैसे भी मिल जाएंगे और मैं तुम्हारी स्कूल की फीस भी भर पाऊंगी। माँ, मेरे पास एक आइडिया है। आप तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। क्यों ना हम एक छोटा सा ठेला लगाए और आप पाव भाजी, छोले भटूरे ऐसे व्यंजन बनाकर उसे लोगों को खिलाओ। मैं जानती हूँ सभी लोगों को आपके हाथों से बने हुए सभी पदार्थ बहुत पसंद आएंगे। सेजल को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो अगले दिन ही बाजार में एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर चीजें बेचने लगती है। सीमा के हाथ का खाना सभी को पसंद आता है। रीना और राजीव भी उसकी सहायता करते हैं। कुछ ही समय में उसकी रेहड़ी बहुत मशहूर हो जाती है और लोगों को सेजल के हाथ का खाना इतना पसंद आता था कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। कुछ दिनों में वामन भी ठीक हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। फिर एक दिन वामन सेजल के स्टॉल पर आकर उससे, सेजल, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि वापस कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। सेजल वामन को माफ कर देती है और कहती है, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, मुझे इसी बात की खुशी है। अब तुम्हारे मशहूर व्यंजनों में से मुझे भी तो कुछ खिलाओ, बहुत भूख लगी है। सेजल हंसकर वामन को पाव भाजी देती है। उस दिन के बाद वामन ने कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाया और सेजल का वो छोटा सा ठेला उसके अच्छे स्वाद के कारण अब एक होटल में तब्दील हो चुका था और दिन ब दिन सेजल अपने व्यापार को नई ऊंचाई पर लेकर जाने की कोशिश करने लगी। वामन और उसका परिवार अब एक अच्छा जीवन बिताने लगा। आज वामन और उसके परिवार के पास पैसे भी है और सब अपने जीवन को अच्छी तरह से जी रहे हैं। शायद हमारी अच्छी सोच ही सब कुछ कर सकती है। अगर हम कुछ मन में ठान ले तो शायद हम अपना जीवन बदल सकते हैं। जीवन बदलने के लिए सिर्फ मेहनत की जरूरत होती है। मेहनत और लगन के बाद ही कुछ हो सकता है। इसीलिए अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो मेहनत करते रहिए। रिया अपने परिवार के साथ दिल्ली में बचपन से रहती थी। रिया एक सुंदर लड़की थी और साथ ही साथ अपने स्कूल में सबसे ज्यादा मशहूर थी। रिया पढ़ाई में काफी तेज थी और हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। इसी वजह से उसके सारे दोस्त उससे जलते थे।
एक दिन उनके स्कूल में एक नई लड़की का दाखिला होता है जिसका नाम था रानी। वो बहुत गरीब थी, पर रानी पढ़ाई में काफी तेज थी। उसे स्कूल में एडमिशन स्कॉलरशिप की वजह से मिलता है। अब रिया और रानी में हमेशा मुकाबला लगा रहता था कि फर्स्ट कौन आएगा। एक दिन रानी रिया के घर के सामने से गुजर रही होती है। रानी उस घर को देखकर मन ही मन सोचने लगती है, रिया का घर कितना बड़ा है, काश मैं भी इतने बड़े घर में रह पाती। ऐसा मन में सोचते हुए रानी वहां से जा रही होती है। तभी उसे एक चमकता हुआ सोने और चांदी का ड्रेस खिड़की के पास दिखाई देता है। उसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो सोचती है कि रिया तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, उसके पास न जाने ऐसे कितने सोने और चांदी के कपड़े होंगे। काश मैं भी इतनी भाग्यशाली होती। ऐसा सब सोचते हुए रानी वहां से अपने घर लौट जाती है। अगले दिन स्कूल में रिया और रानी एक दूसरे से बात करने लगती है। तभी रिया रानी से पूछती है, रानी कल मेरे घर पर मेरी माँ ने एक पार्टी रखी है, मैं चाहती हूँ कि तुम भी कल मेरे घर आओ। हाँ बिल्कुल रिया, क्यों नहीं आऊँगी, मैं जरूर आऊँगी। दोनों अपनी बातें खत्म कर क्लास में बैठ जाती है। स्कूल खत्म होने के बाद रिया रानी के पास आकर रानी से, बाय रानी, कल मिलते हैं। बाय रिया। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन रानी रिया के घर जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी रानी की माँ जया उसके पास आकर उससे पूछती है, अरे रानी बिटिया, ये क्या, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है तुम्हारी, और तुम्हारी पढ़ाई कौन करेगा? माँ, मुझे रिया ने पार्टी के लिए उसके घर पर इनवाइट किया है, प्लीज जाने दो ना माँ, मैं घर आकर अपनी सारी पढ़ाई पूरी कर लूंगी। माँ प्लीज जाने दो ना माँ। ठीक है जाओ, पर समय से वापस लौट आना। रानी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जैसे ही रानी रिया के घर पहुंचती है, वो वहां का नजारा देखकर दंग रह जाती है। वो बस इधर उधर देखती ही रह जाती है। रानी इतनी सारी सजावट और इतने सारे लोग देखकर चौंक जाती है। थोड़ी ही देर में रानी रिया के पास जाती है और रिया से, रिया तुम्हारी माँ ने तो घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। नहीं रानी, तुम गलत सोच रही हो, माँ ने नहीं, ये सब तो हमारे नौकरों ने किया है। ओह अच्छा। रिया, मेरे पेट में तो ना बहुत चूहे दौड़ रहे हैं, चलो ना कुछ खाते हैं, और मुझे बताओ तो सही आखिर खाने में क्या क्या है। रानी तुम चलो तो सही, तुम खुद ही देख लेना क्या क्या है। तब अचानक रानी को सोने और चांदी के ड्रेस की याद आती है, इसलिए वो रिया से पूछती है, रिया यहाँ बाथरूम कहाँ है, मैं बस 2 मिनट में जाकर आती हूँ। देखो तुम आगे से सीधा जाकर राइट में जाओ, वहीं पर है, पर संभल कर जाना, गुम मत हो जाना कहीं। रानी मन ही मन सोचती है, चलो अब मुझे ड्रेस देखने का मौका तो मिला। रानी जानबूझकर रिया के कमरे की ओर जाती है और इधर उधर देखती है, पर वो ड्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। थोड़ी ही देर में वो फिर से वापस पार्टी में लौट आती है। अरे रानी, तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? यहाँ तो डांस भी शुरू हो गया है, चलो ना हम भी डांस करते हैं। रिया, मैं गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई थी। फिर रिया रानी का हाथ पकड़ उसे डांस करने के लिए ले जाती है। दोनों खूब डांस करते हैं और खूब मौज मस्ती भी करते हैं। पार्टी होने के बाद रानी घर चली आती है, पर अभी भी उस ड्रेस को देखना रानी के मन में ही रह जाता है। वो उस ड्रेस के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाती। उस रात रानी को एक सपना आता है। वो देखती है कि उसने वो ड्रेस पहना हुआ है और किसी राजकुमार के साथ डांस कर रही है। अगले दिन सुबह उठकर वो स्कूल में चली जाती है। स्कूल छूटने के बाद रानी से अब रहा ही नहीं जाता और वो रिया से पूछ ही लेती है, रिया क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ रानी, पूछो ना। मैं एक दिन तुम्हारे घर के सामने से गुजर रही थी, तब मैंने तुम्हारे घर के खिड़की के पास एक सुनहरा ड्रेस देखा था, और जब मैं उस दिन गलती से तुम्हारे कमरे में चली गई थी तो वो ड्रेस वहाँ पर नहीं था। क्या तुमने वो किसी को दे दिया है? हाँ, वो ड्रेस वो वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि मेरी माँ ने वो संभाल कर अलमारी में रखा है। पता है, वो मेरे सबसे पसंदीदा ड्रेस है जो मेरे पापा ने खास अमेरिका से मेरे बर्थडे के लिए लाया था। उसी समय रिया को लेने के लिए उसका ड्राइवर आ जाता है और वो घर के लिए निकल जाती है। एक दिन रिया को डांस पार्टी का आमंत्रण मिलता है, पर उसे उस दिन कोई और ज़रूरी काम था। लेकिन वो जानती थी कि वो अपनी माँ को अगर इस बारे में बताएगी कि उसे डांस पार्टी में नहीं जाना तो वो गुस्सा हो जाएगी। रिया सोच में पड़ जाती है। तभी उसे एक तरकीब सूझती है
और वो रानी के पास बात करने के लिए पहुंच जाती है। रानी, क्या तुम मेरी एक छोटी सी सहायता करोगी? हाँ बोलो ना रिया, क्या बात है? क्या तुम इस संडे मेरी जगह एक डांस पार्टी में जाओगी? तुम्हारी जगह? मैं कैसे? और मेरे पास तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे अच्छे कपड़े हैं, तुम उनमें से कोई ले लेना। पर मैं कैसे? मुझे याद है तुम्हें मेरी एक ड्रेस बहुत पसंद आई थी ना, मैं तुम्हारे लिए कल वही ड्रेस लेकर आऊंगी। फिर अगले ही दिन रिया वो ड्रेस लाकर रानी को देती है और कहती है कि रानी, सिर्फ एक बात याद रखो, गलती से भी तुम वहाँ अपना नाम किसी को नहीं बताओगी, वरना मेरी माँ को पता चल जाएगा और वो गुस्सा हो जाएंगी और हम पकड़े भी जाएंगे। हाँ, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी, तुम चिंता मत करो। थोड़े ही दिनों में संडे आ जाता है और अब रानी सोचती है कि अगर उसकी माँ को सच बताया जाए कि वो रिया की जगह जाने वाली है तो वो कभी उसे जाने नहीं देंगी। इसीलिए वो अपनी माँ से झूठ बोलती है। माँ, मैं रिया के घर पढ़ने के लिए जा रही हूँ, वहीं से खाना खाकर आऊंगी। ठीक है जाओ, पर 10 बजे से पहले घर आ जाना, वरना तुम्हारे पापा का गुस्सा तो जानती हो ना। हाँ माँ, मैं 10 बजे तक घर पर पक्का आ जाऊंगी। रानी वो ड्रेस पहनकर पार्टी में जाती है और सारे लोग बस उसे ही देखने लगते हैं। रानी जो बोलती है सब वैसे ही करने लगते हैं। फिर उसे पता चलता है कि ये ड्रेस कोई साधारण ड्रेस नहीं है, बल्कि एक जादुई ड्रेस है। वो बहुत खुश होती है क्योंकि सब उसके ऑर्डर्स मान रहे थे। वो खूब मज़े करती है और नाचते नाचते उसे पता ही नहीं चलता कि 10 बजने वाले हैं। जब 5 मिनट बाकी होते हैं, वो अपना ड्रेस बदलने के लिए भागते हुए बाथरूम में जाती है। जल्दबाजी में अपनी ड्रेस बदलकर जादुई ड्रेस वहीं पर भूल जाती है और घर के लिए निकल पड़ती है। आधे रास्ते तक आने के बाद उसे अचानक से याद आता है कि वो ड्रेस वही भूल के आई है। इसीलिए वो रिया के ड्राइवर को वापस उसी जगह ले जाने के लिए कहती है। पर रानी वहां जाकर देखती है तो उसे वो ड्रेस कहीं नहीं दिखाई देती। वो उसे बहुत ढूंढती है, लेकिन उसे वो ड्रेस वापस नहीं मिलती। निराश होकर रानी घर चली आती है और बहुत रोने लगती है। उसे लगता है कि वो असली सोने और चांदी की ड्रेस थी, इसीलिए वो घबराकर सारी बात अपनी माँ को बताती है। कितनी लापरवाह हो तुम, तुम्हारी वजह से तो हम सब सड़क पर आ जाएंगे, भीख मांगने के लायक भी नहीं बचेंगे। किसने कहा था तुम्हें सोने और चांदी की ड्रेस पहनकर कहीं जाने को? तुम्हारी गलती की सजा सबको भुगतनी पड़ेगी। रानी पूरी रात सोच सोच कर रोने लगी। वो पूरी रात सो नहीं पाती। अगले दिन वो शर्म के मारे रिया को सीधे मुंह देख भी नहीं पाती। रानी सर झुकाकर उसके सामने खड़ी होती है। तब रिया उससे पूछती है, हाय रानी, तुम्हारी कल की पार्टी कैसी थी? रानी बिना कुछ कहे वहाँ से रोती हुई भाग जाती है। उसी रात रानी जब अपने कमरे में आती है तो बिस्तर की ओर देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। रानी देखती है कि उसका वो ड्रेस सही सलामत उसके बिस्तर पर है। फिर अचानक वो ड्रेस बोलने लगता है, रानी, उस पार्टी में एक लड़की ने मुझे चोरी कर लिया था। वो मुझे बाजार में बेचने वाली थी, पर आज तक मैंने तुम्हारे जैसी लड़की कहीं नहीं देखी। तुम बहुत मेहनती लड़की हो, इस ड्रेस की सही हकदार हो। मैं जानती हूँ कि तुम कभी मेरा फायदा किसी गलत काम के लिए नहीं उठाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास वापस आ गई। उसी पल फोन की घंटी सुनाई देती है और रानी देखती है कि उसे रिया का फोन आया है। रानी, तुम चाहो तो वो ड्रेस अपने पास रख सकती हो। मुझे पता है तुम्हें वो ड्रेस बहुत पसंद है, तो मेरी तरफ से एक गिफ्ट समझकर अपने पास रख लो। और हाँ, उस दिन मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रानी। थैंक यू रिया। अब रिया उस जादुई ड्रेस से जो कुछ भी मांगती थी वो सब कुछ उसे चुटकियों में मिल जाता था। रानी अब उस जादुई ड्रेस की मदद से अपनी ज़रूरत की हर वो चीज़ उसे मांगती है और रानी अपने जैसे गरीब लोगों की मदद भी करने लगी थी। इसी तरह से रानी खुद की और दूसरों की मदद कर हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगी। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में रामनाथ नाम का एक नौजवान अपनी सौतेली माँ मीरा, भाई राघव और पिता काशी के साथ रहता था। रामनाथ का सौतेला भाई राघव पढ़ा लिखा था। रामनाथ मीरा का सौतेला बेटा था, इसीलिए मीरा हमेशा रामनाथ से बुरा व्यवहार करती थी। लेकिन रामनाथ मीरा की किसी बात का बुरा नहीं मानता था। वो हमेशा मीरा को अपनी माँ समझता था। वो हमेशा माँ उसके बारे में अच्छा ही सोचेगी ये सोचता था। रामनाथ खेती में काम करता था
और राघव की अच्छी जॉब थी। अब कुछ ही दिनों में रामनाथ की शादी हो जाती है और जैसे ही रामनाथ की शादी हो गई, मीरा ने रामनाथ को उसकी पत्नी के साथ घर से बेदखल कर दिया। रामनाथ और उसकी पत्नी हताश होकर मीरा से, माँ, ऐसा मत कीजिए, आखिर हमारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, तुम मेरे सौतेले बेटे हो, समझे? रामनाथ ये सब सुन अपनी पत्नी राधा के साथ घर से जाने के लिए निकलते हैं। तभी उसके पिताजी उसके पास आते हैं और रामनाथ से, बेटे, मुझे माफ कर दो बेटे, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज तुम्हारी माँ ने जो किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं किया है बेटे। कोई बात नहीं पिताजी, शायद हमने ही कुछ पाप किया होगा, इसलिए उसकी सजा हमें मिल रही है। तभी मीरा घर के अंदर से बाहर आती है और काशी से, बस बस, बहुत हुआ बाप बेटे का भरत मिलन, आप चलिए अंदर, और हाँ, तुम निकलो यहाँ से, और खबरदार आइंदा गांव के आसपास भी नजर आए तो। उस वक्त रामनाथ की पत्नी पेट से थी, लेकिन ऐसी हालत में उन पर घर छोड़ने की नौबत आ गई। सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे राघव को मिले, इसीलिए मीरा ने रामनाथ और राधा को घर से बेदखल कर दिया था। रामनाथ और राधा रोते हुए गांव से शहर आ पहुंचे। रामनाथ पढ़ा लिखा ना होने के कारण अब उसने रास्ते पर पत्थर फोड़ने का काम शुरू किया। उसकी पत्नी राधा पेट से थी, फिर भी वो अपने पति से ये बात छुपाती है और उसकी मदद करती थी। एक दिन रामनाथ राधा से, राधा, देखो ना, मैंने तुमसे शादी की ताकि हमारी जिंदगी खुशियों से भर जाए, और मैं तुम्हें इस छोटी सी झोपड़ी में ले आया। अरे राधा, तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों दिख रहा है? जी, वो मैं पेट से हूँ। क्या सच में? ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुमने मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैंने जब ये बात माँ को बताई, उसी दिन माँ ने हमें घर से निकाल दिया। मैं इस बात से डर गई थी। अरे राधा, इसमें डरने की क्या बात थी? शायद हमारी किस्मत ही वैसी थी। जाने दो, आज से तुम अपना ख्याल रखना, और काम सिर्फ मैं अकेला करूंगा। रामनाथ अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। दिन बीतते गए और राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। कुछ महीने बीत जाने के बाद राधा और रामनाथ दोनों अपने बेटे राजू को साथ लेकर काम पर जाते थे। देखते देखते राजू बड़ा होने लगा। अब उन्होंने अपने बेटे को स्कूल में पढ़ाने का निर्णय लिया। उन्हें पढ़ाई की कीमत हालात ने बता दी थी। राजू अब स्कूल जाने लगा। एक दिन राजू स्कूल में जा रहा था, तभी महेश, एक अमीर बाप का लड़का, राजू से, अरे अरे, इसको तो देखो, इसका शर्ट कितना फटा हुआ है। बेचारा राजू, क्या करते हैं तुम्हारे पिताजी? राजू बहुत निराश मन से वहां से चला जाता है। सारे अमीर बाप के बेटे राजू पर हंसने लगते हैं। उस दिन राजू घर जाकर अपने पिताजी से, पिताजी, आप मुझे नई ड्रेस कब खरीद कर देंगे? सब लड़के मुझ पर हंसते हैं। बेटा, जल्द ही लाएंगे, तुम जानते हो ना हमारे हालत। ठीक है पिताजी। पिताजी, हमारे घर में तो लाइट भी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूं? रामनाथ उसे अपने झोपड़ी के बाहर लाता है और रास्ते पर लगी लाइट के नीचे बिठाता है और खुद भी वही बैठ जाता है। राजू, आज से तू रात के समय यहाँ पर पढ़ाई करेगा और मैं तेरे पास बैठूंगा। दूसरे दिन से राजू महेश और उसके दोस्तों की बातें अनसुनी कर वहाँ से चला जाता। वक्त बीतता गया। राजू 10वीं कक्षा में अच्छे अंकों से पास हुआ। अब वो और भी कड़ी मेहनत करने लगा। अपने बेटे की मेहनत देख रामनाथ और राधा पहले से ज्यादा काम करने लगे। हालांकि उनकी तबीयत साथ नहीं दे रही थी, लेकिन अपने बेटे की पढ़ाई पूरी करने के लिए वो बहुत मेहनत कर रहे थे। 12वीं कक्षा में राजू स्कूल में फर्स्ट आया। सभी टीचर्स ने उसे शुभकामनाएं दी। उसका अखबार में फोटो भी आया। ये देख, आज तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया बेटा, हम बहुत खुश हैं। राधा, जाओ जल्दी से हमारे बेटे के लिए उसके पसंद का हलवा बनाओ। जी, हमारा बेटा पास हो गया है, ये बात मुझे सुरेश ने पहले ही बता दी थी, तो मैंने ये हलवा बना कर रखा है। इससे आप ही हमारे बेटे का मुंह मीठा करो। राजू अपने माँ के पैर छूकर उनसे आशीष लेता है। राजू का बहुत बड़ा सत्कार किया जाता है। अब राजू अपने आगे की पढ़ाई करने के साथ साथ नौकरी भी करने लगा है। अब राजू दिन भर काम करता और रात के समय रास्ते पर लगे लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। उसके साथ उसके पिता हमेशा की तरह सोते।
ऐसा करते करते उसने अपना ग्रेजुएशन उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण किया। ग्रेजुएशन होते ही उसने सरकारी अफसर बनने की चाह से एग्जाम देना शुरू कर दिया। उसने अपने इरादे और भी ज्यादा पक्के कर लिए और पहले से ज्यादा पढ़ाई करके उसमें भी वो अव्वल नंबर से पास हो गया। अब राजू तहसीलदार बन चुका था और उसे वही नौकरी लग गई थी जहाँ से उसके पिता रामनाथ और माँ राधा को धक्के मारकर निकाल दिया गया था। राजू अपने पिताजी से, पिताजी, अब आपको और माँ को कोई काम करने की जरूरत नहीं। अब आप सिर्फ आराम करेंगे। आज तक आपने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की है, अब मेरी बारी है। पिताजी, हमें कल ही रामपुर गांव में जाना है। क्या? रामपुर गांव में? लेकिन क्यों बेटा? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ बताया है क्या? अरे पिताजी, आप इतने हैरान क्यों हैं? मेरी वही तो नौकरी लगी है। अब पुरानी सारी बातें रामनाथ और राधा राजू को रोते हुए बताते हैं। पिताजी, आपने पहले ये सारी बातें क्यों नहीं बताई मुझे? कितने दुख सहे हैं आपने। हमें कल ही वहां जाना है पिताजी। ठीक है बेटा। वहां जाने के बाद राजू देखता है कि एक औरत कुछ दिनों से ऑफिस में बार बार आ रही है। राजू रामनाथ की सौतेली माँ मीरा को पहचानता नहीं था, तो उन्हें देख राजू उनसे, दादी जी, कौन है आप? मैं आपको कई दिनों से यहाँ आते देख रहा हूँ। क्या काम था आपका? मुझे बताइए, मैं यहाँ का तहसीलदार हूँ। बेटे, क्या कहूँ, मेरे 2 बेटे थे, एक सौतेला और एक मेरा खुद का। मैंने अपने बेटे के लिए अपने सौतेले बेटे को घर से निकाल दिया और अब हमारे बेटे ने हमसे बिना पूछे हमें अंधेरे में रखकर हमारी सारी खेती खुद के नाम पर कर ली है और हमें घर से बेदखल कर दिया। अब हम कहाँ जाए बेटा? राजू चौंक जाता है और मन ही मन, कहीं ये वही तो नहीं जिन्होंने मेरे माँ पिताजी को। राजू गुस्से से वहां से निकलने लगता है। तभी मीरा उसके पैर पकड़कर, बेटे कुछ तो हमारी मदद कर दो। देखिए, मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। किसी की हालत की आपने कभी परवाह नहीं की है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप जा सकते हो यहाँ से। तभी वहां का चपरासी मीरा के पास जाकर, माँ जी, आप जानते हैं ये कौन है? ये वही है जिनके माँ पिताजी को आपने घर से बेघर कर दिया था। मीरा वही अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसी वक्त वहां रामनाथ आ जाता है और मीरा से, माँ, पिताजी, आप दोनों इस हालत में? हमें माफ कर दो बेटे, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ जो किया वो हमारे बेटे ने आज हमारे साथ किया है। हम तुम्हारे गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। नहीं माँ, ऐसा मत कहो। आप मेरी माँ हैं। आपका हम पर पूरा अधिकार है। आप दोनों हमारे साथ घर चलो। आज से आप दोनों हमारे साथ ही रहेंगे। रामनाथ अपने माँ पिताजी को अपने साथ लेकर घर चला जाता है और सारी बातें भूलकर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हमें जिंदगी से हारना नहीं है। एक ना एक दिन जिंदगी हमें जिताती है।